हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीटी 365 ऑफ पॉलिटी। तो जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पीटी 365 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसका पहला टॉपिक इलेक्शन है, जिसमें सबसे पहला साइमल्टेनियस इलेक्शन आता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्शंस में साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, मतलब ये 129th अमेंडमेंट बिल था फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड विल बी रिव्यूड बाय ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इसका की प्रोविजंस क्या है? इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल इन 82A, मतलब 129 अमेंडमेंट बिल जो है वो क्या करेगा, एक न्यू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A करेगा, और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 83, और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 172, और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 327। तो सबसे पहले है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82A, जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली, और टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा, मतलब जैसे ही लोकसभा का टर्म एंड हो जाएगा वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टर्म एंड हो जाएगा। अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में अगर समझा दो तो जैसे देखो, ये अगर 5 साल के लिए अगर यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसी वक्त स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अगर जैसे ये 5 साल तक चलेगा ना, अगर इन बिटवीन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाता है ना, अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि 3 साल में ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया है, तो जो न्यू री इलेक्शन होगा ना विद इन 6 मंथ, वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। ठीक है, यही कैच है इसमें। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जो अगर मान लो बीच में विद इन 5 ईयर्स अगर डिसॉल्व हो जाता है या तो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये फर्दर सिर्फ 2 ईयर्स के ही रहेगा, मतलब रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। तो इसी में कंसर्न आ रहा है कि ज़्यादा पैसा लग जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर मान लो जैसे कि 2 साल बाकी है और विद इन 6 मंथ हम इलेक्शन करवा लेते हैं, तो इसका नेट कितना रहा टाइम पीरियड, तो 1.5 साल रहेगा। तो 1.5 साल के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जितना हम 5 साल के लिए खर्चा कर रहे थे। तो ये थोड़ा कंसर्न है इसमें। तो मैंने आपको जनरल समझा दिया है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट सेज व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर फुल टर्म 5 years एज स्टेटेड, पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शैल बी अनएक्सपायर्ड टर्म। और ये जो मैंने आपको ऊपर में समझाया था ना, वही है। और pursuant to dissolution, a mid-term election shall take place and a new Lok Sabha shall be constituted only फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। ये जो मैंने अभी बताया ना कि मान लो 1.5 साल बाकी है, तो जो न्यू इलेक्शन होगा ना वो सिर्फ 1.5 ईयर्स के लिए होगा। ओके, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 172 ये क्या कहता है? इट डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। अब about simultaneous election, one nation one election, popularly known as simultaneous election, mean general election held for the constituting the house of people and all legislative assembly together. Or simultaneous election does not mean that voting across the country for ऑल इलेक्शन नीड टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। मतलब ये कह रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल डे में होगा, वो बस एक बार में होगा। ठीक है, मान लो पीरियड ऑफ टाइम है, जो इलेक्शन है ना वो 1 मंथ में होगा, पर 1 मंथ में जो होगा ना वो लोकसभा का भी हो जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये सिर्फ एक दिन में करवाना है। ठीक है, in India, simultaneous election to Lok Sabha and Vidhan Sabha were held in year 1951, 52, 1957, 1962 and 1967. इसका मतलब ये कह रहा है कि simultaneous election, this is not the new term for India. Okay, it took place in 1951 to 52, 1957, 1962 and 1967. The cycle was disrupted due to premature dissolution of state assembly in 1968-69 and Lok Sabha in 1970. तो ये the cycle which took place of simultaneous election of 1951 to 57, 62, 67, this was dissolved, मतलब प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के कारण ये टॉपिक जो है ना, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ये हटा दिया गया था। अब बॉडीज दैट रिकमेंड साइमल्टेनियस इलेक्शन आर 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, और वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो रिसेंटली CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन कर्नाटका रिपोर्ट ऑब्जर्व द डिसएम्पावरमेंट ऑफ SECs दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन डिले इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। मतलब ये कह रहा है ना, रिसेंटली कैग इन कर्नाटका क्या देखा, तो डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा था। अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट्स एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाता है। तो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय गडगिल कमेटी। तो ये गडगिल कमेटी है ना, इन्होंने रिकमेंड किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो आर्टिकल 243 का पार्ट 1 एंड आर्टिकल 243 ZA ये क्या कहता है, सुपर इंसिडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज और रिस्पेक्टिवली शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये बता रहा है पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन जो होगा वो किस पे लाई करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन में। अब आर्टिकल 243 के पार्ट 2 ये कहता है कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेनवर ऑफ ऑफिस। तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेनवर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय गवर्नर। ये आर्टिकल 243 का पार्ट 2 कहता है। और इसमें ये भी कहता है ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड बाय रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो ये जो कंडीशन सर्विस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा ना, वो उसी तरह रिमूव किया जाएगा, मतलब ऑन द सेम वे on which ground the judge of state high court should be removed or he can be removed only by president. A function of state election commission ये कहता है delimiting constituency for local body election to ensure fair representation, oversees preparations and revision of electoral roll for local bodies election or reservation of seats for SC, ST, OBCs in local body election or authorities to decide disputes related to local body election including matter of disqualification of the candidates or provide advice to governor on the board रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। तो फ्रेंड्स मैंने ये पढ़ दिया है, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं था, जिसमें एक्सप्लेन करने का रहेगा उसी में ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, फिर आपको लेथार्जिक लगेगा उतना सुनने में। फिर डिलिमिटेशन कमीशन क्या कहता है, याद रहे डिलिमिटेशन कमीशन से 2024 में UPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छगन लाल राठौड़ केस 2024 held that constitutional court have the power to review order of delimitation commission if an order is manifestly arbitrarily। तो ये क्या कहता है, it has the authority to review the order। फिर about the delimitation commission, तो review the order of whose delimitation commission का, ओके। अब about delimitation commission में ये कहता है delimitation commission is the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituency in each state for Lok Sabha and Legislative Assembly, or responsibility of delimitation commission is assigned to high power body known as delimitation commission। अब boundary commission क्या कहता है, under article 82 delimitation commission is done by such authority and such manner as parliament may by law determine। in India such delimitation commission have been constituted 4 times। तो delimitation commission कितना बार constitute किया गया, यही क्वेश्चन था UPSC में। तो ये 1952 एक, 1963 2, 1973 3 और 2002 ये 4। और ये क्या है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो मतलब 3 तरह का बॉडी होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, जो कि मतलब ऐसा होता है ना, बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, ओके। अब delimitation commission's decision are considered final and are unchangeable in any court, मतलब its decision can't be changed in any court। The copies of its order are laid before Lok Sabha and state legislative assembly concerned, but no modification are permissible therein by them। मतलब कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं किया जा सकता है, दो दैट ऑर्डर आर केप्ट इन लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन क्या कहता है, पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन चेयरमैन वो रहेगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। ये हमारा कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। हमारा नेक्स्ट है EVM दैट इज VVPAT, an association of democratic reform versus election commission of India and another in 2024। ये केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट dismissed request for full cross verification of EVMs data with voter verified paper audit trial records।
मतलब ये कह रहा है ना कि एक पिटीशन आया होगा तो जितना भी वीवीपैट है ना ड्यूरिंग इलेक्शन सारे को क्रॉस वेरीफाई किया जाए, पर ये एक्चुअल ये प्रोविजन है नहीं। कुछ नंबर ऑफ मतलब लगभग 5 से 10 वीवीपैट को चेक किया जाता है फॉर रीवेरिफिकेशन। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया है। अब ये क्या कहता है अबाउट ईवीएम वीवीपैट, तो ईवीएम इज अ पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू modernize election process, or it is manufactured and supplied to Election Commission of India by Bharat Electronics Limited BEL under Ministry of Defence and Electronic Corporation of India Limited under Department of Atomic Energy। तो ये प्रोवाइड करवाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईवीएम इन्हीं के द्वारा होता है। गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज वीवीपैट विथ ऑल ईवीएम ड्यूरिंग 2017 लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2017 में सबसे पहले यूज किया गया था बाय गोवा, और वीवीपैट वाज फुल्ली डिप्लॉयड इन 2019 लोकसभा इलेक्शन जनरल इलेक्शन में। होल इलेक्शन ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन टुक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वीवीपैट। ओके, अब जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट वो क्या कहता है 1982 ईवीएम फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली इलेक्शन बाय इलेक्शन इन केरला। तो केरला में सबसे पहले 1982 में ये ईवीएम यूज किया गया था। अब 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अमेंडेड द परमिट ऑफ ईवीएम यूज, तो ये अमेंड कर दिया गया था। 2004 में ईवीएम वेयर adopted for general election and has been used in all election। तो 2004 में EVM was used in all election। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वीवीपैट यूज इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक केस था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस यू कैन यूज वीवीपैट एज अ इलेक्शन पर्पस। इन 2019 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट 5 EVMs per assembly constituency or assembly segment in parliamentary constituency require वीवीपैट वेरिफिकेशन, मतलब 5 वीवीपैट को वेरीफाई किया जाएगा। ओके, अब कंसिस्ट 3 यूनिट, मतलब कौन वीवीपैट, बैलेट यूनिट फंक्शंस लाइक कीबोर्ड विथ 16 बटन और की। फिर कंट्रोल यूनिट है ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर यूनिट रिमेन्स विथ पोलिंग और या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अ वीवीपैट अलाउज वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड, मतलब जो उन्होंने वोट डाला है तो वो वोट सही हुआ है या नहीं। तो इट कैन बी सीन थ्रू अ पेपर। ओके, पेपर एक पास होता है वहाँ से। It was introduced to have fullest transparency in voting system and to restore the confidence of voter by ensuring the accuracy of voting system using EVMs। अब advantage of EVM VVPAT क्या है, runs on battery and does not require any external power supply। तो इनकेस अगर पावर कट भी हो जाता है तो वो मशीन ऑफ नहीं होगा। neglecting a scenario of an invalid vote, does not permit more than 4 votes per minute thereby deterring both capturing। तो booth capturing मतलब इनकेस अगर बूथ को कैप्चर कर लिया गया है, जल्दी जल्दी वोट डाल देते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एट अ मिनट यू कैन ओनली पुट 4 वोट्स और आफ्टर pressing close button on the control unit there is no possibility of voting। मतलब if you have pressed the close button once you cannot vote it once again। okay, फिर not possible to pre-program of EVM in a spurious manner, मतलब आप स्प्यूरियस मैनर में उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार आपने प्रेस कर दिया तो एक साउंड आएगा, फिर तुरंत से आप उसको प्रेस नहीं कर सकते। ओके, मतलब यू कांट डिस हैंडल इट। ओके, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या कहता है, इन रिस्पॉन्स टू वायलेटिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इशूड डायरेक्टिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एथिकली। मतलब यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज इन एन एथिकल मैनर। ओके, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या कहता है, इसका जेनेसिस 1960 में हुआ था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन केरला। तो एमसीसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन केरला। अब नेचर क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस laid down by Election Commission of India in consensus with political parties to govern conduct of political parties and candidates to ensure free and fair election। तो ये फुल ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए लाया गया था। द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 324। तो ये कहाँ से डिराइव करता है इट्स पावर, फ्रॉम आर्टिकल 324 विच प्रोवाइड्स पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फुल फ्लेजेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, पर स्कोप ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, देयर कैंडिडेट्स एंड पोलिंग एजेंट्स, गवर्नमेंट इन पावर एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन नॉट डू वाइल
model code of conduct is going on. No policy, project or schemes can be announced that can influence voting behavior. Avoid advertising at cost of public exchequer. Prohibition of any ad hoc appointment in government or public undertakings. Holding public meetings during 48 hours period before the hour fixed for closing of poll. Ban on government resources like transport, machinery, etc. for campaigning, or ministers or candidate cannot sanction grants or payment for any discretionary funds. मतलब you cannot launch any type of scheme, you cannot advertise with the help of your transport vehicles. Okay, ये सब बैन कर दिया जाता है. Duration of applicability. Model code of conduct is operational since election schedule is announced till result are announced. This period has been upheld by Punjab Haryana High Court in Harbans Singh Jalal versus Union of India and others in 1997. मतलब ये कब से स्टार्ट हो गया है? तो इस केस से अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन सिंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, मतलब एज इन ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रेजेंट नहीं है और इसके लिए कोई एक्ट भी नहीं है. वायलेशन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द कोड. हाउएवर सर्टेन प्रोविजंस आर एनफोर्सेबल थ्रू करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन स्टेटस लाइक BNS, तो भारत न्याय संहिता, Representation of People Act 1951, etc. For instance, publishing false statement about a candidate character, conduct, etc. is corrupt practices under Section 123(4) of Representation of People Act 1951, or impersonating of voters in electoral offence under Section 172 भारत न्याय संहिता. ये इसके अंडर आ रहा है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन. तो रिसेंटली 2024 लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड. अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन में क्या कहता है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा. अंडर दिस एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो इसको हम लोग हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं ना. मतलब एवरी पर्सन ऑफ दैट लेजिस्लेचर विल गेट अ एरिया दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें वो इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, मतलब जिसमें वो खड़ा होंगे. और फॉर इलेक्शन फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी only one representative is elected, hence such a constituency is known as single member constituency. मतलब एक constituency में सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है of that party. of multiple people can stand for different parties. okay, मतलब different parties के लिए. in this system a candidate who secures majority of vote is declared elected. a duration of लोक सभा, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उस एरिया से जीत जाएंगे. अब नॉर्मल टर्म्स इन 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन, after which it's automatically dissolves. फिर however president is authorized to dissolve Lok Sabha at any time even before the completion of 5 years and this cannot be challenged in any court of law. मतलब ये क्या रहा है ना, ड्यूरेशन ऑफ लोक सभा तो 5 years के लिए होता है और आफ्टर दैट इट गेट्स डिजॉल्व, मतलब री इलेक्शन होना होगा. और अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर देते हैं हाउस को बिफोर 5 years तो इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट और नो कोर्ट ऑफ लॉ. इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. मतलब इन केस अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाता है तो द टेन्योर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम, मतलब एक साल में एक बार एट एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब वो कितना बार भी हो सकता है. हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट. मतलब अगर इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो ये जो टाइम पीरियड जो एक्सटेंशन हो रहा है ना आफ्टर 5 years वो सिर्फ 6 months के लिए एक्सटेंड हो सकता है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है? आर्टिकल 324 to 329 विच आर एंस्ट्रेन्ड इन पार्ट 15 डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन. अब आर्टिकल 329B ये क्या कहता है? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 329B. अभी आर्टिकल 329B क्या है? नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर shall be questioned except through an election petition filed as prescribed by law made by appropriate legislature. मतलब कोई भी इलेक्शन और नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्वेश्चन किया जा सकता है एक्सेप्ट फाइल्ड बाय अ पिटिशन. ओके, मतलब आपको कोर्ट में पिटिशन डालना होगा तभी आप उस पर्टिकुलर इलेक्शन पे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन पे आवाज़ उठा सकते हो बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट द जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस. तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिटिशन डालना होगा. सुप्रीम कोर्ट इन NP पोन्नास्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर. तो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में कंडक्ट करवाने के लिए. तो नमक्कल कंस्टिट्यूएंसी 1952 स्टेट दैट वंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन और इंटरफियर.
अगर इलेक्शन कमीशन वंस नोटिफाई कर देते हैं उस इलेक्शन प्रोसेस को। ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 951 सेक्शन 80 स्टेट्स दैट वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चनड एक्सेप्ट बाय फिलिंग एन इलेक्शन पिटीशन। अब इलेक्शन पिटीशंस आर फाइल्ड इन कंसर्न स्टेट्स हाई कोर्ट विच हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओवर टाइम और अपील लाई विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और an election petition can be filed by any candidate or an elector relating to election personally। और इलेक्टर मीन्स अ पर्सन। अब यहाँ पे जो पिटिशन डाल रहा है ना वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। और एन इलेक्टर कैन ओनली पुट अ पिटिशन। अब वो इलेक्टर कौन है उसका डिफिनेशन है, एन इलेक्टर इज अ पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू वोट टू इलेक्शन टू विच द इलेक्शन पिटिशन रिलेट्स। मतलब यहाँ पे इलेक्टर उसे कहा जा रहा है ना जो द पर्सन हु इज वैलिड टू वोट ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने के लिए एलिजिबल है। ओके, वही सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन डाल सकता है। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशंस इन इलेक्शन। रिसेंटली अ कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू लोकसभा। तो ये कोई भी उसके ऑपोजिट में खड़ा नहीं था। as the nomination paper of the opposition candidate was rejected by returning officer। मतलब उनके ऑपोजिशन में जितना भी कैंडिडेट खड़ा था ना उसका नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, इसीलिए उनके ऑपोजिट में कोई नहीं खड़ा था, तो वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया था इन लोकसभा। अब नॉमिनेशंस इन इलेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कंटेन्स द रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड नॉमिनेशंस फॉर फिलिंग द नॉमिनेशंस इन द कंस्टिट्यूएंसी। कैंडिडेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी शुड बी वन प्रपोजर फ्रॉम ही शुड, मतलब वो एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होना चाहिए। ओके, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी होगा उसका एक कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम इंटरडिपेंडेंट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 10 प्रपोजर। तो मतलब अगर मान लो कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से कोई कैंडिडेट मतलब कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है ना, तो उसके लिए 10 प्रपोजर्स का आपको जरूरत पड़ेगा। द प्रपोजर शुड बी इलेक्टर फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी। और जो ये प्रपोजर आप जिसको लाओगे ना वो उसी कंस्टिट्यूएंसी में वोट करने वाला कोई एक नागरिक होना चाहिए। ओके, अब सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ऑल्सो डील्स विद नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड presentation of valid information। Recently, Supreme Court held that election candidates have right to privacy as regard to matter which are of no concern to vote or irrelevant to candidate of public life। अब सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है प्रोवाइड्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस एंड एम्पावर रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट द नॉमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। मतलब इन केस रिटर्निंग ऑफिसर को कोई भी प्रॉब्लम उनके नॉमिनेशन पेपर में आता है तो ही हैज़ फुल राइट टू रिजेक्ट हिज नॉमिनेशन। ओके, अब यहाँ पे रीपोलिंग क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड रीपोलिंग फॉर लोकसभा जनरल इलेक्शन इन वेरियस पोलिंग स्टेशन ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। तो रीपोलिंग यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, कहाँ पे? मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में। अब प्रोविजन फॉर रीपोलिंग अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप रीपोलिंग करवा सकते हो? ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, वायलेंस एक्सेट्रा। मतलब इनकेस अगर नेचुरल कैलेमिटी और वायलेंस हो गया तो आप रीपोलिंग करवा सकते हो। ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ वोटिंग मशीन, इन केस अगर वोटिंग मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डैमेज हो गया हो या टेक्निकल एरर आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप रीपोलिंग करवा सकते हो। काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग, अगर इन केस वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गया हो तो फिर आपको रीपोलिंग करवाना है। फिर ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, मतलब एक या फिर नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, इन केस अगर कैंडिडेट का डेथ हो जाता है तो आप रीपोलिंग करवा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे साइलेंस पीरियड होता है। अब साइलेंस पीरियड क्या कहता है? मतलब ये होता है ना कि इलेक्शन होने का जिस दिन इलेक्शन होने वाला है उसका 24 घंटा पहले या फिर 48 घंटे पहले। ओके, साइलेंस पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टेट वेयर लोकसभा इलेक्शन वेयर हेल्ड। इट इज अ बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग। तो इट बिगिंस 48 आवर बिफोर द वोटिंग डे एंड एंड्स आफ्टर पोलिंग एंड। मतलब जब पोलिंग खत्म हो जाता है और 48 घंटा पहले बिफोर, मतलब जिस दिन वोटिंग होने वाला है उसके 48 घंटे पहले ये स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम में आप ना तो कोई कैंपेनिंग कर सकते हो ना कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी कर सकते हो। सम प्रोहिबिशंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड, हाउएवर एक्ट डज नॉट यूज द टर्म साइलेंस पीरियड। मतलब साइलेंस पीरियड वर्ड यूज नहीं किया गया है पर उस तरह का एक्टिविटी को मेंशन किया गया है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेक्शन 126(1) प्रोहिबिट्स इट्स डिस्प्लेइंग एन इलेक्शन मैटर यूजिंग टेलीविजन, मतलब टेलीविजन या फिर कोई भी ब्रॉडकास्टिंग यूज नहीं कर सकते हो, और सिमिलर एपरेटस और प्रोपगेशन ऑफ इलेक्शन मैटर थ्रू एनी एंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिकल कंसर्ट, मतलब किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकते हो। ओके,
Section 126A prohibits conducting exit poll and displaying the result using print और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत भी आप नहीं दिखा सकते हो, ये सेक्शन 126A प्रोहिबिट करता है। और सेक्शन 126(1)B प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ एनी ओपिनियन पोल, मतलब इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब ओपिनियन पोल होता है ना, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बाहर तुरंत दिखा नहीं सकते हो। 126(1) का पार्ट बी इसको प्रोहिबिट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट द मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, देयरफॉर कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन डेल्ट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो कंडक्टिंग मतलब कंटेस्टिंग ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कहाँ पे शो कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। अंडर द एक्ट देयर इज नो लिमिट और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी अ कैंडिडेट कुड कंटेस्ट अंटिल 1996, मतलब 1996 तक अ पीपल कैन स्टैंड इन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, पर अब ये खत्म हो गया है, मतलब 1996 के बाद ये प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है और एक इंसान सिर्फ 2 ही जगह खड़ा हो सकता है। जैसे आप राहुल गांधी के बारे में जान सकते हो ना, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था। चलिए अब देखते हैं prohibitions related to one candidate multiple constituency under representation of पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे क्या कहता है? सब सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, इट अलाउज अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स, मतलब 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू अमेंडमेंट ऑफ 1996 प्रायर टू विच देयर वॉज नो बार ऑन नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच अ कैंडिडेट कुड कंटेस्ट। और सेक्शन 70 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अब ये क्या कहता है? इट स्टिपुलेट्स दैट अ कैंडिडेट कैन hold only 1 seat at a time regardless of whether he she has been elected from more than 1 seats, मतलब इनकेस अगर वो जीत भी जाते हैं ना तो उनको सिर्फ एक ही सीट मिलेगा। ओके, मतलब he can work for only 1 constituency. Thus if a candidate wins for 2 seats a by election is necessary for the seat he she vacates, मतलब इनकेस अगर वो 2 सीट से जीत जाते हैं तो फिर उनको 1 सीट छोड़ना पड़ेगा, तो जो 1 सीट वो छोड़ देंगे ना उसमें बाई इलेक्शन होगा, मतलब विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे होम वोटिंग क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ होम वोटिंग इन 2024 इलेक्शन, मतलब सबसे पहली बार होम वोटिंग का प्रावधान लाया गया है बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 इलेक्शन में। द स्टेप इज इन लाइन विद इलेक्शन कमीशन मोटो नो वोटर इन लेफ्ट बिहाइंड, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी वोटर पीछे नहीं छूट गया है, सबको इक्वल हिट स्टेटस दिया गया है सो दैट दे कैन वोट इन द इलेक्शन 2024 इलेक्शन। फिर अंडर दिस वोटिंग फ्रॉम होम टेक्स प्लेस थ्रू द पोस्टल बैलेट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फुल कंटीजेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ एंड सिक्योरिटी पर्सनल विद सिक्रेसी ऑफ वोटिंग डिलीजेंटली मेंटेन, मतलब फुल सिक्रेसी मेंटेन किया जाता है इफ दे आर वोटिंग फ्रॉम होम। अब बेनिफिशियरीज मतलब हु कैन वोट फ्रॉम होम, PWDs मीटिंग 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो 40% डिसेबल्ड है वो। अब सीनियर सिटीजन एज अबव 85, 1 स्टेप फॉर इलेक्शन कमीशन टू मेक वोटिंग इंक्लूसिव, मतलब एज ऑफ डूइंग बाई एबॉलिशिंग फॉर्म M फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स रिसाइडिंग एट जम्मू एंड कश्मीर एंड उधमपुर। और स्वीप मतलब systematic voters education and electoral participation to engage PWDs and also sensitize their friends, families, polling officials etc. अब इसका पर्पस क्या है? मल्टी constituency remote electronic voting machine that is RVM. It would enable migrants voter to exercise their vote from their current place of residence, मतलब in case अगर कोई अपने constituency से बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर इनकेस उनको वोट करना है तो व्हाट्स द प्रोविजन? इट्स द प्रोविजन ऑफ RVM. इट वुड इनेबल द माइग्रेंट वोटर टू एक्सरसाइज देयर वोट फ्रॉम करंट प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस, मतलब वो जहाँ से रहते हैं। अब पोस्टल बैलेट क्या है? इट अलाउज वोट्स बीइंग सेंट बाय पोस्ट, मतलब वो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट दे कैन सेंड देयर वोट। फॉलोइंग पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू वोट बाय पोस्ट। अब यहाँ पे स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशंस। अब प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है? It allows registered voter to delegate his voting rights to representatives he nominates well for service voter. अब सर्विस वोटर किसे कहा गया है? मेंबर। तो और ये किसको ये फैसिलिटी मिला है? तो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट, मतलब इनकी वो ड्यूटी किसी और दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो ही विल गेट दिस फैसिलिटी। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पास्ट आउटसाइड स्टेट, अब वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं और ही इज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। और मेंबर ऑफ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल। ओके, हमारा नेक्स्ट है फॉर्म 17C
जिसमें ये कहता है इलेक्शन कमीशन टोल्ड सुप्रीम कोर्ट द रूल डू नॉट परमिट शेयरिंग फॉर्म 17C डेटा विथ एनी एंटिटी पार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिशियल्स। अब फॉर्म 17C क्या कहता है? इट इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इट्स फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर असाइन टू द बूथ इलेक्टोरल्स इन रजिस्टर्ड वोटर्स और वोटर्स हु डिसाइड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी और वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट। ओके, ये फॉर्म 17C इससे रिलेट करता है। इट्स सेकेंड पार्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट एंड टोटल वोट्स दे रिसीव्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल साइनेज, जिसमें इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी will provide braille signage in English and Tamil in electronic voting machine। मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी जो है ना वो ब्रेल साइनेज पुट करेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। कौन से लैंग्वेज का? इंग्लिश और तमिल का। अब इट विल इनेबल विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड वोटर टू पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये ब्रेल लैंग्वेज समझ रहे हो ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना उनके लिए है। अब हाउएवर इफ इलेक्टर डिजायर ही शी विल स्टिल बी अलाउड टू ब्रिंग अ companion as provided in rule 49N of conduct of election rule 1961। पर फिर भी ये नहीं कह रहा है, मतलब ब्रेल लैंग्वेज अगर ब्रेल साइनेज अगर पुटअप भी किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट ब्रिंग अ कंपेनियन विथ योरसेल्फ, यू कैन ब्रिंग। और ये कौन से रूल में दिया गया है? रूल 49N ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। द ईयर 2024 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 50th ईयर ऑफ सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन जून 25, 1975। तो जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाया गया था उसका 50 साल पूरा हो गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से क्या लिया गया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजंस आर आउटलाइन इन आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन बताया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 18 of the Constitution। rationale behind incorporations of these provisions to safeguard sovereignty, unity, integrity and security of the country। तो मतलब क्यों इमरजेंसी ला सकते हैं? तो ये बचाव के लिए, टू सेफगार्ड सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में सबसे पहला हमारा आता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, और थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी डील्स विद आर्टिकल 352। ये क्या कहता है, क्यों लगाया जा सकता है? तो इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी, या फिर आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंस रूल क्यों लाया जा सकता है? वो किसके तहत लाया जाएगा? आर्टिकल 356, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेलियर इन द स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर अगर हो जाता है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लाया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विच इज थ्रू आर्टिकल 360 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में अप्रूवल कैसे होगा इमरजेंसी का? तो प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द इशुएंस। मतलब अगर वो इशू किया जाता है आज, तो आज से लेके 30 दिन तक बोथ द हाउसेस से परमिशन मतलब साइन हो जाना चाहिए। इफ अप्रूव्ड इमरजेंसी रिमेन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर ये दोनों हाउस से अगर साइन हो जाता है तो वो 6 महीने तक रहेगा। एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो मतलब आफ्टर एवरी 6 मंथ इसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? एज पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, a resolution to approve or conduct emergency must be passed by special majority in each house। मतलब ये कैसे पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% टोटल मेंबरशिप, है ना? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और समझ भी होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी कब कब लगाया जाएगा। ओके, अब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है? इफ लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड विदाउट इट्स कंटिन्यूएशन, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अप टू 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। मतलब अगर वो डिसॉल्व किया जाता है, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो कब तक रहेगा? तो 30 डेज रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, लक्ष्मीकांत में हमारा पूरा क्लियरली ये सब दिया गया है।
उसके बाद प्रोवाइडेड बाय राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट्स कॉन्टिन्यूशन इन द मीन टाइम, मतलब राज्यसभा से पहले ही ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए कि हाँ जो इमरजेंसी लगा हुआ है वो आगे भी लगा रहना चाहिए। ओके, तब जाके वो न्यूली जो इलेक्टेड लोकसभा होगा ना, मेंबर होगा ना, उसमें 30 डेज आफ्टर इट्स सिटिंग तब तक वो लागू रहेगा। ओके, रिवोकेशन मतलब कैसे उसको हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन एनी टाइम थ्रू अ सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन, मतलब प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकते हैं थ्रू सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन। अब दिस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब नो parliamentary approval is required. If Lok Sabha passes a resolution to dissolve the continuation of emergency, it must be done by simple majority. मतलब लगवाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इन केस अगर प्रेसिडेंट उसको नहीं हटाते हैं और लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल को चाहिए कि आप हटा दो उसको, तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी आप उसको हटा सकते हैं। अब चेंजेस ब्रॉट आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, वो क्या कहता है, क्या क्या चेंजेस आया गया है इमरजेंसी में। रिटन अप्रूवल, मतलब इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस बाय कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ना, उन्होंने खुद ही लगा दिया था और कैबिनेट को खुद को ही कैबिनेट बता दिया था। इसीलिए उस टाइम 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये प्रोविजन लाया गया कि ये जो इमरजेंसी है ना तभी लगा सकते हो जब आपके पास रिटन एडवाइस होगा फ्रॉम कैबिनेट टू प्रेसिडेंट। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 दैट इज राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दैट इज आर्टिकल 20 एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट इज आर्टिकल 21 रिमेन्स एनफोर्सेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब अगर इमरजेंसी लग भी जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 फिर भी इम्प्लीमेंट होगा। अब टर्म्स ऑफ लोकसभा बैक टू 5 years फ्रॉम 6 year बाय अमेंडिंग आर्टिकल 83 एंड 172। ओके, अब रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275A, ये क्या कहता है, इट गिव पावर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एन आर्म्ड फोर्स और यूनियन और एनी अदर फोर्स टू डील विथ एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट। मतलब इन केस अगर किसी स्टेट का सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, एज वी आर सीइंग इन आवर मणिपुर केसेस, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 275A वी कैन डिप्लॉय मोर आर्म्ड फोर्सेस टू दैट एरिया। अब जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब डाउट्स एंड जितने भी डाउट्स हो गए ना would be inquired with the help of Supreme Court. अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ रिट पिटीशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 10th शेड्यूल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 10th शेड्यूल को एक रिव्यू के लिए पिटीशन डाला गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब ये अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस हुज after being elected on a ticket of political party voluntarily gives up their party membership। मतलब in case they are elected from one party or voluntarily give up the member of that particular party or in case if they vote against that party तो वो disqualify कर दिए जाएंगे with the help of anti-defection law। Okay, hope you're understanding. It was included under 10th schedule via 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये 10th शेड्यूल के तहत और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा लाया गया था। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मतलब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा ना वुड बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ स्पीकर दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस इफ अ मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप। मतलब इन केस इफ ही इज लिविंग द पार्टी तो वो अपना एक नोटिस देंगे कि दैट आई एम लिविंग दैट पार्टी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लग जाएगा। अब वोट्स एब्सटेंस, मतलब इन केस इफ ही इज वोटिंग अगेंस्ट हिज पार्टी तो यहाँ पे लिखा गया है abstains to vote in house contrary to the direction issued by his political party। मतलब उनका पॉलिटिकल पार्टी जो उनको डायरेक्शन देता है उसके अगेंस्ट जाके वो अगर उनके अगेंस्ट वोट कर देते हैं तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, एंड सच एक्ट्स हैज नॉट बीन कंडोल्ड बाय पार्टी विद इन 15 days। मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना अगर वो कंडोल्ड नहीं किया गया विद इन 15 days तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लागू हो जाएगा। एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। अ नॉमिनेटेड मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड if he joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes seat। मतलब एक नॉमिनेटेड मेंबर है और if he joins any political party after expiry of 6 months तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, law allows a political party to merge with
or into another party provided that 2/3 of its legislature is in favor। मतलब a political party, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ सिंगल मेंबर पे लगता है अगर उस पार्टी का 2/3 मेंबर कहीं और जाके मतलब मर्ज कर जाता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं कहलाएगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज महाराष्ट्र। ओके, अगर आप देखोगे ना तो ये उसी पे लागू होता है। रिसेंट एग्जांपल वही है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड ज्वाइन द पार्टी वंस ही शी डिमिट्स द पोस्ट। मतलब इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स द पोस्ट। मतलब एक बार अगर उस पोस्ट को अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर से वो अपने पार्टी को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब प्रेजेंटली लॉ डज नॉट प्रोवाइड द टाइम लिमिट विद इन विच द स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन एंटी डिफेक्शन केस। मतलब इन केस अगर स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है एंटी डिफेक्शन लॉ में तो उनको ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब ही इज नॉट बाउंडेड टू एनी टाइम लिमिट। ओके, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल क्या कहता है कि होतो होलान वर्सेस रचिल हु 1992, सॉरी इफ आई हैव प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। Okay, Supreme Court held that speaker decision under anti-defection law is subjected to judicial review। मतलब speaker decision can be held in judicial review। और केशम मेघना चंद्र सिंह 2020 ये क्या कहता है, मतलब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ देयर फिलिंग। मतलब जब से डेट ऑफ फिलिंग हुआ है उससे लेके 3 months तक डिसाइड कर देना चाहिए। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन 2020 में आया था। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या कहता है, रिसेंटली एक्सपर्ट इन इंडिया हैव कॉल्ड to consider proportional representation for Lok Sabha and State Assembly election instead of first past the post electoral system। अभी आगे क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर मान लो ज्योग्राफिकल यूनिट देखते हैं तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो यूजुअली हम लोग ये कहाँ देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी से होता है। अब यहाँ पे लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कंस्टिट्यूएंसी, एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। ओके, अब यहाँ पे FPTP ये जो है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको मैं FTP अगर बोलता हूँ तो एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव और मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फॉर 1 कंस्टिट्यूएंसी। वोटर वोट्स फॉर कैंडिडेट और वोटर वोट्स फॉर पार्टी। A party may get more seats than votes in the legislature. Every party gets seat in the legislature in proportion to percentage of votes it receives. Winning candidate may not secure majority, that is 50% plus 1 of votes। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है, ये FPTP US, UK, कनाडा, इंडिया लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इजराइल और नीदरलैंड में। अब बेनिफिट्स क्या है FPTP का, सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन वोटर्स, फैसिलिटेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, एनकरेज वोटर्स फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन लोकेलिटी। और यहाँ पे proportional representation में ensures representation of all the parties based on their vote shares or fair treatment of minority parties and independent candidates, or fewer votes are wasted as more people preferences are taken into account। अब इसका कंसर्न क्या है FPTP का, ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू देयर वोट शेयर्स डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज और स्मॉल ग्रुप्स। मतलब ये उसको रिजर्वेशन नहीं देता है, ये मतलब ये इंश्योर नहीं करता है, पर कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर अंटिल मल्टीपल स्मॉल पार्टीज और मे रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट विच कैन बी लेस स्टेबल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब ये हो सकता है ये स्टेबिलिटी थोड़ा कम दे तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हेल्पफुल उतना नहीं होता है। अब टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये क्या कहता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, और दूसरा है अडॉप्टेड फॉर
इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल एंड द इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट सिस्टम में वोटर्स वोट फॉर पार्टी एंड नॉट इंडिविजुअल कैंडिडेट, मतलब वो इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, एंड देन पार्टीज गेट सीट इन द प्रोपोर्शनल टू वोट देयर शेयर। अब पहले जो वोटर जो है ना वो किसी पार्टी को वोट देते हैं और उस पार्टी और वो जो पार्टी है ना वो अब एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है अपने से। ओके, अब मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज MMPR, ये क्या कहता है? मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अंडर जर्मनी एंड न्यूजीलैंड, मतलब ये जर्मनी और न्यूजीलैंड में यूज किया जाता है। और वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड थ्रू FPTP, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर ईच टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। देयर आर ऑल्सो एडिशनल सेट्स दैट आर filled based on the various parties percentage of the votes. Okay, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कहता है रिसेंटली द लोकसभा मूव्ड मोशन टू फॉर्म द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। जिसमें अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी ये है, इट मीन्स दैट अ कमिटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर and which works under the direction of speaker. It present its report or to the house or speaker and secretariats for which it provides by Lok Sabha secretariats or parliamentary committee have their origin in British Parliament, मतलब ये British Parliament से originated है। They draw their authority from Article 105। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कहाँ से अथॉरिटी लाता है? 105 आर्टिकल से। Deals with privileges of MPs and Article 180 gives parliamentary authority to make rules to regulate its procedure and conduct of businesses। अब टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है फ्रेंड्स? ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप एक बार ध्यान दोगे इस पे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी 2 टाइप्स का होता है, एक एडहॉक कमेटी और एक स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ad hoc committee and ceases to exist when they finishes their task assigned to them, मतलब अगर इनका टास्क जो असाइंड है वो अगर हो जाता है तो उसके बाद वो हटा दिया जाता है, वो मतलब वो एड हॉक कमेटी डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट एंड इन पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स एक्सेट्रा। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या कहता है? परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर टाइम टू टाइम। तो परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी जो टाइम टू टाइम फॉर्म किया जाता है फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए। एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी मतलब DRSC एंड सम अदर कमिटीज लाइक कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ कमेटी रिसेंटली इन न्यूज़। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कहता है? फर्स्ट सेटअप इन 1921। ये लक्ष्मीकांत किताब में सबसे पहला लाइन इसका यही है। In the wake of Montagu-Chelmsford reforms, consist of not more than 22 member, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा का और 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। और फंक्शंस ऑडिट, मतलब इसका फंक्शन क्या है? ऑडिटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑडिट करता है कितना खर्चा हुआ है और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट है एस्टिमेट कमेटी, जो कहता है कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1950 एंड कंसिस्ट्स ऑफ 30 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, मतलब ये 30 मेंबर फ्रॉम लोकसभा है, ये नो राज्यसभा मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन इट। और फंक्शंस क्या है? सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग efficiencies in administration, to examine whether the money is well laid out within limit of policy implemented in estimate etc. अब हमारा नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज PCOL। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर इज यूनिनमसली री-इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द PCOL, मतलब कौन यूनिनमसली इलेक्ट कर दिए जाते हैं? तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर। और कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। फिर एक्ट एनविसाज्ड अडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ये एक्ट एनविसाज किया था adoption of Hindi as an official language, providing for the constitution of committee 10 years after commencement of act। अब मेंबरशिप ऑफ PCOL में 30 दैट इज 20 लोकसभा मेंबर्स एंड 10 राज्यसभा इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और फंक्शन इसका क्या है? रिव्यूज प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन एंड सबमिट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। हमारा नेक्स्ट है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, जिसमें प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ राज्यसभा हेल्ड 12 ऑपोजिशन MP, मतलब 12 ऑपोजिशन MP को ये गिल्टी प्रूफ कर रहे थे फॉर मिसकंडक्ट फॉर डिसरप्ट हाउसेस प्रोसीडिंग। तो मतलब हाउस को नॉर्मली ये प्रोसीड नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए उनको गिल्टी
प्रूफ कर रहे थे। फिर अबाउट कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर मेंबर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। तो मतलब सो दैट पार्लियामेंट्री वर्किंग कैन परफॉर्म इन मोर एफिशिएंट मैनर। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, मतलब कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा कितना मेंबर कंसिस्ट करते हैं, 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन। और इन केस ऑफ लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, मतलब ये लोकसभा में जब रहेंगे तो ये कितना मेंबर रहेंगे, 15 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, और राज्यसभा में नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। अब चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन फॉर अमॉन्ग द मेंबर ऑफ कमेटी। और कैबिनेट कमेटी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमेटी। और अबाउट कैबिनेट कमेटी ये क्या कहता है, मतलब सबसे पहले ये क्या कह रहा था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूट 8 कैबिनेट कमेटी, और जिसमें से दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 प्रोवाइड फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट। तो हाउ आर दे एस्टैब्लिश्ड, दे आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। और द कैबिनेट makes use of committee system to facilitate decision making in specific areas। और political affairs committee, economic affair committee, appointments committee are chaired by prime minister and parliamentary affair committee by home minister। They usually include only cabinet ministers, however non cabinet ministers are not debarred from their membership। मतलब नॉन कैबिनेट मेंबर्स आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप और दे आर यूजुअली इंक्लूड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, मतलब मेनली कैबिनेट मिनिस्टर इसको हेल्ड करते हैं, नॉन कैबिनेट मेंबर्स भी अगर उस पर प्रेजेंट है तो दे आर नॉट डिबार्डेड फ्रॉम दैट मेंबरशिप्स। अब सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ये क्या कहता है, As Parliament completes 75 years, Parliament Secretariat has been the custodian of procedure, precedents and legislative knowledge of 2 houses। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल 98, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। पार्लियामेंट में मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 98 each house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, shall have separate secretarial staff। Our parliament may by law regulate recruitment and conditions of services of person appointed to the secretarial staff of either houses। However, so far no such law have been passed। It allows creation of post common to both house of the parliament। कौन, आर्टिकल 98। और आर्टिकल 187 क्या कहता है, मेक सिमिलर प्रोविजंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब आर्टिकल 98 इज मेनली कंसर्न्ड विद सेंट्रल, और आर्टिकल 188 और आर्टिकल 187 इज कंसर्न्ड विद द स्टेट लेजिस्लेचर। अब काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट्स एंड पार्लियामेंट्री secretariat for House of People were set up when both the houses came into existence in 1952। मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ सेक्रेटरीट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट दोनों कब फॉर्म किया गया था, 1952 में। देयर नेम वेयर चेंज इन 1954 टू राज्यसभा सेक्रेटरीट्स एंड लोकसभा सेक्रेटरीट्स। मतलब उनका नाम चेंज करके राज्यसभा सेक्रेटरीट और लोकसभा सेक्रेटरीट रख दिया गया था 1954 में। सेक्रेटरीट्स ऑफ बोथ द हाउसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 सर्विसेज ऑन द फंक्शंस बेसिस लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्बेटिम, रिपोर्टिंग सर्विसेज। ओके, मतलब 10 सर्विसेज में बांट दिया गया है, किसमें तो फंक्शनल बेसिस में लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्बेटिम, रिपोर्टिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। स्पीकर एंड चेयरमैन कैन create new post in respective secretariat। However, for post of class 1 to class 2 prior consultation with union ministry of finance is mandatory। मतलब स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर है न्यू पोस्ट बनाने के लिए, पर द पोस्ट इन क्लास 1 and 2 प्रायर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, किसके साथ, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ द हाउसेस होल्ड्स रैंक इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का रहेगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ द हाउसेस। हाउएवर इन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी इज प्लेस्ड एट 11th पोजीशन, वेयर एज सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा राज्यसभा आर प्लेस्ड एट 23rd पोजीशन। मतलब अगर प्रेसिडेंस में रखा जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी का पोजीशन 11th पोजीशन रहेगा, पर उन लोग का दैट इज सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा 23rd पोजीशन में रहेगा। अब फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीट ये क्या कहता है, सेक्रेटरियल असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री हाउसेस सो दैट पार्लियामेंट कैन परफॉर्म इन अ इफेक्टिव वे। सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी, तो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर उनका जरूरत पड़ेगा तो वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल एंड ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस। अब पेमेंट एंड सैलरी एंड
other allowance, or secretary general aid and advises presiding officer or prepare and publish record of day to day proceeding of the houses. अब स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटरीट से क्या कहता है, लोकसभा का स्पीकर ऑफ लोकसभा वेस्टेड द अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट, मतलब जितना भी गाइडेंस वो किनके द्वारा दिया जाएगा, स्पीकर, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनके कौन रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल, और रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज दैट इज गवर्नड बाय लोकसभा सेक्रेटरीट, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1955, मतलब ये किनके तहत आएंगे, तो रिक्रूटमेंट एंड कैंडिडेट ऑफ सर्विसेज एक्ट 1955 प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद स्पीकर। और राज्यसभा सेक्रेटरीट जो रहेंगे ना, वो चेयरमैन राज्यसभा वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरीट, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इनकी कौन है, सेक्रेटरी जनरल। और मतलब ये कह रहा है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस जो उनका दिया जाएगा ना, वो किसके तहत रहेगा, वो गवर्नड बाय राज्यसभा सेक्रेटरीट, और कौन से रूल के तहत, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1957, है ना। और वो जो राज्यसभा सेक्रेटरीट जो रहेंगे ना, उसका चेयरमैन राज्यसभा, जिससे मतलब राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरीट रहेंगे। ओके, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग देखते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विथ 2-year tenure स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 30, 2024, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी किया गया है, वो कितने टर्म के लिए, 2 साल के लिए। अपॉइंटेड बाय ACC, मतलब अपॉइंटेड कमिटी ऑफ कैबिनेट ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, तो किसके बेसिस पे, सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे, मतलब जो ज़्यादा सीनियर रहेगा पोस्ट में। और रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस रूल्स 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, मतलब कहाँ से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से डिराइव करते हैं, तो रूल 1961 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ रूल 1961 से। और इनका फंक्शन क्या है, इंश्योर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, आयरन आउट डिफरेंस अमॉन्ग मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, मतलब मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, मतलब फॉर बेटर वर्किंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, मतलब CSB सिविल सर्विस बोर्ड जो रहते हैं ना, उसका हेड कौन, उनको हेड कौन करता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हैज़ नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट एज कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिगार्डेड एज प्राइमस इंटर पेयर्स अमॉन्ग सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, मतलब इट हैज़ नो अथॉरिटी ऑन वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिगार्डेड एज, मतलब उनको क्या वर्किंग है, वो प्राइमस इंटर पेयर्स अमॉन्ग सेक्रेटरीज है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ना, इसीलिए कैबिनेट सेक्रेटरी हैज नो अथॉरिटी ऑन वर्किंग डिपार्टमेंट्स। ओके, अब प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा, तो मतलब जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ था ना, वो 18th लोकसभा वाला, के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस किए थे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब अबाउट द प्रेसिडेंट एड्रेस, वो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 86 में, जो कहता है अलाउस प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ द हाउस टुगेदर, प्रेसिडेंट हैज नो सो फार एड्रेस्ड अंडर दिस प्रोविजन। और आर्टिकल 87 ये कहता है प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेस व्हेन प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली टुगेदर, मतलब आर्टिकल 87 के तहत 2 टाइम्स, मतलब 2 सिचुएशंस में एड्रेस करते हैं, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच ईयर, मतलब 2 टाइम, एट फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर में। ओरिजिनली आर्टिकल 87 का पार्ट 1 रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ द एवरी सेशन, मतलब आर्टिकल 87 पार्ट 1 के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 अमेंडेड दिस प्रोविजन, तो ये किसके तहत अमेंड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब यहाँ पे ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या कहता है, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP ऑफ 18th लोकसभा टुक ओथ, तो ये ओथ लिए थे। अब ये किसके तहत, तो आर्टिकल 99 डील्स विथ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ MP टू बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट or some person appointed by him, मतलब MP will take oath in front of the president or any other person who is appointed by him. The form of oath are provided in the 3rd schedule, मतलब ये 3rd schedule में the form of oath present है। अब article 104 which tells that provides a penalty for member if she sits in house without the oath, मतलब a member cannot sit without oath, और अगर in case if he is sitting he will have to pay the fine amount। अब exceptions to this
रूल एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, मतलब अगर वो इलेक्ट नहीं किए गए हैं बट वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या एक्सेप्शन है, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस विदाउट हैविंग पावर टू वोट, मतलब देन ही विल take part in the proceedings but he will not be allowed to vote. और oath can be subscribed in English or any other 22 scheduled languages. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, oath जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं हो सकता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इट कैन बी टेकन इन अदर 22 लैंग्वेज विच इज़ अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ PT 365 पॉलिटी का। अब जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें हम इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर वीडियो को सिर्फ 2 बार भी सुनोगे तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। तो देखो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार और ज़रूर देखना इसे। थैंक्स।